एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 15 मार्च 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बौद्ध विरासत, साझी बौद्ध विरासत पर एक पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है, वह कहाँ गया है। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी नई दिल्ली है। अभी हाल में नई दिल्ली में ये साझा बौद्ध विरासत पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन जो है 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। तो 14 और 15 2 दिन ये सम्मेलन चला हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन किया हुआ है वो संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो है संघाई सहयोग संगठन SCO के देशों के बीच बौद्ध कला, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है कला, उससे रिलेटेड संस्कृति और पुरातात्विक धरोहरों के बीच समानताओं की खोज करना है। एक्चुअल में जो SCO के सदस्य देश हैं उनमें से काफी देशों में बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ था और अभी भी बहुत सारे लोग मानने वाले हैं वहां पे। तो उसी के बीच में ये बौद्ध कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर के बीच समानताओं की खोज करना है। SCO में भारत के नेतृत्व में इस पहले आयोजन में सामान्य बौद्ध विरासत पर चर्चा करने के लिए मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिणी और अरब देशों को एक साझा मंच पर लाया गया है, ठीक है। जो अभी G20 की बैठक चल रही है उसी के बीच में ये बैठक भी हुई है, ये सम्मेलन भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेन तो वही है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कहाँ पे आयोजित हुआ है, ठीक है, और किस किस के द्वारा आयोजन में, मतलब किस किस के द्वारा ये आयोजन करवाया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश थिंक टैंक, स्वीडन का एक नाम है उसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्मॉल फॉर्म में है SIPRI, 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 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाए और आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, और या तो ये पूछ लिया जाए कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ का है, तो ये स्वीडन का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही आपके लिए क्वेश्चन है के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, उस देश का नाम बताना है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत। भारत अब आगे बढ़ गया है, पहले द्वितीय स्थान पर होता था, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। उसके अलावा ये जो सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया हैं, ये भी रैंक होल्डर्स हैं हथियारों के इंपोर्ट में, आयात में। वो अभी हम आगे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं ये किस स्थान पे हैं। तो इसमें जो है भारत जो है 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा है। 2018 से 22 के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों के नाम है। भारत पहले नंबर पे हो गया, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे, कतर तीसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे और चीन 5वें स्थान पे। तो ये 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश हो गए हैं। हालांकि जो भारत का आयात है उसमें कमी आई है। वर्ष 2013 से 17 के बीच में भारत में आयात का जो स्थान था और 18 से 22 के बीच में हुआ है उसमें 11% की गिरावट आई है। स्टिल भारत जो है अभी भी सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। अच्छा, इस पीरियड में जो 2013 से 22 के बीच में भारत को सबसे ज्यादा हथियार कहां से मिले हैं। पहले नंबर पर रूस, मतलब फर्स्ट नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है जिसमें 62 लड़ाकू विमान, रफाइल का भी समझौता इसी में है और 4 पनडुब्बी शामिल हैं, और तीसरे नंबर पर इजराइल है। तो इन 3 देशों ने सबसे अधिक मात्रा में भारत को हथियारों की आपूर्ति की है। इसके अलावा और डिटेल्स हैं, और डिटेल देखते हैं कि विश्व के 3 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से वो देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं। उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। तो सबसे बड़े हथियार निर्यातक हो गए अमेरिका, रूस, फ्रांस, और आयातक में हो गया भारत, उसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो निर्यातक आयातक दोनों हो गए। और भारत को सबसे ज्यादा हथियार किससे मिले हैं। भारत को सबसे ज्यादा हथियार मिले हैं रूस से, ठीक। इसके अलावा अभी जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वर्ष 2020 के दौरान कतर और भारत के बाद यूक्रेन जो है हथियारों का प्रमुख आयातक देश बन गया है। तो यूक्रेन का 3rd रैंक आ गया है, लेकिन ये 2022 के लिए है, केवल वर्ष 2022 के लिए यूक्रेन का जो स्थान है वो तीसरा आ गया है। कतर और भारत पहले और दूसरे नंबर पे, भारत पहले पे है, कतर दूसरे पे है,
अच्छा, जो 2018 से 22 के बीच में है उसमें यूक्रेन का स्थान जो है वो 14वां है, लेकिन वर्ष 2022 के लिए यूक्रेन तीसरे स्थान पे आ गया है, बिकॉज यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने और भी कुछ देशों ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार प्रोवाइड किए हैं जो इनका रशिया से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी उसकी डिटेल हमने इसमें इंक्लूड की हैं, वो सारी टेलीग्राम के माध्यम से फ्री पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं। वो ये टेलीग्राम का हमने यूजर नेम दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये टेलीग्राम से ये फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आज की वीडियो की भी और इसके पहले जो भी हमारे जितने वीडियोस हैं सबकी फ्री पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप टेलीग्राम पे हमें सजेशन भी भेज सकते हैं। बाकी ये ईमेल आईडी है हमारी, इस ईमेल आईडी के थ्रू आप ईमेल करके भी हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस किया जा सके। चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक फिर से सैन्य अभ्यास की बात आ रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक एक बहुपक्षीय, द्विपक्षीय नहीं बहुपक्षीय, इसमें कई देश शामिल हुए होंगे, बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस इस अभ्यास का नाम है, का तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन जो है वो आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया जाता है, उस देश बताना है जो ये ला पेरोस युद्ध अभ्यास है जो आयोजन करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी भारतीय और ऑप्शन डी जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी फ्रांसीसी नौसेना। ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला पेरोस सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया जाता है, फ्रांस की नौसेना करवाती है आयोजित। इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है पहले तो एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में ये एक बार होता है। इसमें जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस सर्विस, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भी भाग लिया है। ठीक है, तो इतनी नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। इसका जो उद्देश्य है वो है समुद्री डोमेन में जागरूकता बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना, कोऑर्डिनेशन को मैक्सिमम करना है, ताकि इस एरिया में प्रॉस्पेरिटी और पीस स्थापित किया जा सके। इस जो अभ्यास है इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति, इनने इसमें युद्ध अभ्यास में भाग लिया हुआ था। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि अभी जितने भी अभ्यास हो रहे हैं सैन्य अभ्यास, उन सब में भारत जरूर पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत को जरूर ही बुलाया जा रहा है। तो ये अपने आप में भारत के बढ़ते हुए कद को दिखाता है। वैश्विक डोमेन है उसमें भारत के बढ़ते हुए कदम को ये दिखा रहा है, भारत के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए 3 नए उत्कृष्ट केंद्रों को मंजूरी दी है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 3 नए केंद्र जो हैं, उत्कृष्ट केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बोलते हैं जिनको, ये 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है बागवानी फसलों के लिए। तो पूछा है कि कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए बेंगलोर कर्नाटक, बी जाजपुर उड़ीसा, सी पोंडा गोवा और डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये 3 बेंगलोर, जाजपुर और पोंडा में लगाए जा रहे हैं, तो इसका जो गलत जवाब है वो वाराणसी है। वाराणसी में ये किसी तरह का इस तरह का कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो बेंगलोर में लगाया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटक में, इसका लगाया जा रहा है कमलम, ड्रैगन फ्रूट के लिए, ड्रैगन फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये कर्नाटक में लगाया जा रहा है। जाजपुर उड़ीसा में आम और सब्जियों के लिए, और पोंडा गोवा में सब्जियों और फूलों के लिए। ठीक है, बेंगलोर में ड्रैगन फ्रूट के लिए, जाजपुर में आम और सब्जियों के लिए, पोंडा में सब्जियों और फूलों के लिए। तो ये हो सकता है आपसे मिलाने के लिए पूछ लिया जाए कि बेंगलोर, जाजपुर और पोंडा में किस किस चीज के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मिलाने में ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। 32वें व्यास सम्मान, जो साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए सम्मान दिए जाते हैं, व्यास सम्मान प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं ये हिंदी साहित्य को लेकर। तो अभी 32वें व्यास सम्मानों की घोषणा हुई है, उसके लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी शरद पगोर, ऑप्शन सी असगर बजाहत और ऑप्शन डी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
ये वर्ष 2022 के हैं, ठीक है, वर्ष 2022 के, और 32वें व्यास सम्मान इनके लिए किसे चुना गया है, ये वर्ष के हिसाब से भी पूछ लिए जाते हैं, और ये मिलाने के लिए भी आ जाते हैं। आपको 4 लोगों के नाम दिए जाएंगे, 4 वर्षों के नाम दिए जाएंगे, किसको कौन से वर्ष में मिला हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। इसके अलावा ये नासिरा शर्मा, शरद पगोर और असगर बजाहत, इन तीनों लोगों को भी ये व्यास सम्मान मिल चुके हैं। असगर बजाहत को 2021 में व्यास सम्मान मिला था। इनका जो उपन्यास था महाबली, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला था। ये शरद पगोर जी हैं, इनको वर्ष 2020 के लिए ये पुरस्कार मिला था। इनकी जो रचना थी उसका नाम था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी है इनका नाटक, इनका रचना थी उसके लिए। और ये नासिरा शर्मा जी को भी मिला हुआ था वर्ष 2019 के लिए, और इनकी जो रचना थी उसका नाम था कागज की नाव। तो ये तीनों लोगों को व्यास सम्मान मिल चुका है। ये चौथे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को वर्ष 2022 के लिए मिला हुआ है। तो ये चारों लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मैचिंग में कभी कभी आ जाता है, और चारों की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है चारों के नाम दे दिए जाएं, चारों की रचनाओं के नाम दे दिए जाएं, और आपसे मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फर्दर डिटेल देख लेते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के बारे में। इनको ये सम्मान जो है इनके उपन्यास पागल खाने के लिए, जो वर्ष 2020 में आया था, उस उपन्यास के लिए ये मिला हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो तो भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। चौथे में पद्मश्री आता है। तो इनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी ये हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, तो हिंदी साहित्य से संबंधित है। इनका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1952 को उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी, और वहां तहसील है मऊरानीपुर, जो एशिया की सबसे बड़ी तहसील होने का भी रिकॉर्ड होल्ड करती है, एशिया की सबसे बड़ी तहसील का। तो ये वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से संबंधित है, तो झांसी या मऊरानीपुर से ये संबंधित है, यूपी से संबंधित है। हिंदी साहित्य के हैं ये। इनके उपन्यास का नाम पागल खाना है, वर्ष 2020 में आया था, और 2015 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा ये व्यास सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और वर्ष 1993 में इनका जो स्थापना की गई थी वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापना की गई थी। तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे चलते हैं। पहला हमारे पास है, अभी अशोका लीलैंड एक कंपनी है जिसकी आपने बसें, ट्रक्स वगैरह देखे होंगे सड़कों पे। ये कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, ठीक है, वाणिज्यिक वाहन बनाती है। इनका एक संयंत्र है होसुर संयंत्र, ये तमिलनाडु में स्थापित है। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है जिसमें सारी की सारी महिलाएं कर्मचारी के तौर पर काम कर रही है। 100% महिला कर्मचारियों के साथ इन्होंने ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। तो पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने किया हुआ है, अशोका लीलैंड ने किया है, तमिलनाडु में होसुर संयंत्र में, ठीक है, ये प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। इसके अलावा अभी एक चक्रवात आया है, फ्रेडी चक्रवात आया हुआ है। ये आया हुआ है पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में। ये हमने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, ये मलावी है, ये तंजानिया है, ये मोजाम्बिक है, ये जाम्बिया है, और ये जिम्बाब्वे है, ठीक है। तो ये मैप से आप देख लीजिए, ये ईस्ट अफ्रीका में देश है मलावी, वहां पे ये चक्रवात फ्रेडी आया हुआ है। इसके अलावा एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सुरेखा यादव जी हैं जो लोको पायलट हैं, जिनको एशिया, भारत तो ठीक ही, एशिया की सबसे पहली महिला लोको पायलट होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है, जो भारत सरकार का अभी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वंदे भारत, उसको चलाने वाली ये पहली महिला लोको पायलट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाने वाली भारत के साथ साथ एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट भी हो गई हैं, ठीक है। तो वंदे भारत को चलाने के लिए भी हैं, और उसके बाद सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए भी हैं, और वैसे नॉर्मल ट्रेन चलाने का भी इनके पास ही है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्होंने अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है वो महाराष्ट्र में सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT तक ये इन्होंने संचालन किया हुआ है। उसके अलावा 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर रह चुकी हैं, ये हम बता चुके हैं। अच्छा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन उन ट्रेन को बोलते हैं जिनकी स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के
बीच में होती है, ठीक है। तो वंदे भारत की जो एक स्पीड है वो शायद 180 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, तो इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इसके अलावा वंदे भारत के बारे में एक और फैक्ट है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को, आज 15 मार्च है, 15 फरवरी 2019 को ये दिल्ली वाराणसी रूट पर हरी झंडी दिखाकर किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किस रूट पे चलाई गई थी, वो दिल्ली वाराणसी रूट पर चलाई गई थी, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, जो भी आपके सजेशंस हो हम कोशिश करेंगे उनको इंक्लूड कर लिया जाए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नए अपडेट के बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी फिर से बता दूं कि ये सारा जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो फ्री पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।